नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर नेक्स्ट जो है वो है ब्रांच एंड सब रूटीन्स। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ब्रांच एंड सब रूटीन्स बेसिकली किसी भी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हैं अपन, तो प्रोग्राम का कुछ ना कुछ एक सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम की ये लाइन फर्स्ट, लाइन सेकंड, ये सारी जो अपन ने जो भी प्रोग्राम की सीक्वेंस लिखते हैं, ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के ऊपर लिखे जाते हैं। तो ये अपने पास प्रोग्राम का सीक्वेंस कहलाता है। अब वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो कि इस सीक्वेंस के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं, उनको हम, उन सारे इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं ब्रांच एंड सब रूटीन इंस्ट्रक्शंस। तो मेनली अपने पास ब्रांच और सब रूटीन इंस्ट्रक्शन मेनली दो प्रकार के हैं, जंप एंड कॉल। अब यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि किसी भी सीक्वेंस के अंदर या मैं कहूँ किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का, वो अपने पास डिपेंड करता है प्रोग्राम काउंटर पे। क्योंकि प्रोग्राम काउंटर के अंदर मेमोरी लोकेशन की वैल्यू स्टोर होती है, जहाँ से कि इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, ऑपकोड को फेच करना है। फॉर एग्जाम्पल लाइन 1 को एग्जीक्यूट करने के बाद में प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दी जाएगी, और जैसे ही लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी उसके बाद में प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रखी है 2001, उस लोकेशन पे जाके और उस लोकेशन पे जो भी लाइन है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो प्रोग्राम काउंटर का केवल इतना रोल है कि हर एग्जीक्यूशन के बाद अपनी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करें, ताकि सीक्वेंस के अंदर जो नेक्स्ट लाइन है उसको एग्जीक्यूट किया जा सके एक के बाद एक। तो अगर हम यहाँ पे मेनली जो दो इंस्ट्रक्शन जंप और कॉल जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, तो इसके अंदर जो जंप स्टेटमेंट और कॉल स्टेटमेंट दोनों अलग अलग इस प्रकार है। पहले बात करें अगर जंप स्टेटमेंट की, तो जंप स्टेटमेंट यूज करके हम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू परमानेंटली चेंज कर सकते हैं। परमानेंटली अगर हमको वैल्यू ऑल्टर करनी है प्रोग्राम काउंटर की, तो हम जंप स्टेटमेंट यूज करते हैं। लेकिन अगर प्रोग्राम का पर्पस कुछ और है, प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमारे पास एक सब प्रोग्राम आता है और उसको हमें एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ऑल्टर करना चाहते हैं। अब वो ऑल्टरेशन जो है वो परमानेंट नहीं होना चाहिए, टेम्पररी होना चाहिए, क्योंकि वो सब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद में हम जो ऑलरेडी सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे उसको कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जांपल 2000 मेमोरी लोकेशन लाइन 1, जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं। जैसे 2000 मेमोरी लोकेशन पे लाइन 1 था, 2001 पे लाइन 2 था। फिर अगर मान लें कि 2003 पे हमने कॉल स्टेटमेंट दिया है, और वो कॉल स्टेटमेंट में जो हमने एड्रेस लोकेशन दी है वो फॉर एग्जांपल 3050 की है, 3050 से लेके 3055 की है। तो हम चाहते हैं कि ये 5 लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद में प्रोग्राम जो है वो 2004 से वापस अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करे। तो ऐसे केसेस में हम कॉल स्टेटमेंट को यूज करेंगे, कॉल इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। लेकिन अगर हम परमानेंटली प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो हम जंप स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो कॉल के केस में हम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू टेम्पररीली चेंज करते हैं, और जो भी हमारा पर्पस है, जो भी हमारा सब प्रोग्राम है, उसको एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हम जो मेन प्रोग्राम में वापस एंटर करते हैं, तो उसके लिए हम जो है कॉल स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब इसके बाद में भी जंप स्टेटमेंट की अगर बात करें तो जंप स्टेटमेंट भी हमारे पास दो तीन तरीके से हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए जंप, ए स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट, ए जंप, एब्सोल्यूट जंप, शॉर्ट जंप एंड लॉन्ग जंप। पहले एस जंप की बात करते हैं। तो एस जंप बेसिकली शॉर्ट जंप को डिनोट करता है। इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम के अंदर ये जो एस जंप यूज करेंगे अपन, वो 128 बाइट्स ऑफ प्रोग्राम मेमोरी को 128 बाइट्स प्रोग्राम मेमोरी तक
जंप करने के लिए काम में आता है। इसको यूज करने का जो सिंटेक्स है वो है SJMP REL। REL की जगह अपन यहाँ पे रिलेटिव एड्रेस डालेंगे और इसको एग्जांपल से समझते हैं अपन। फॉर एग्जांपल हम करंटली जिस एड्रेस लोकेशन पे है वो है 2000 और हमको इस एड्रेस लोकेशन पे प्रोग्राम की लाइन लिखनी है, हमको SJMP यूज करना है और 2050 लोकेशन तक जाना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 2050 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको रिलेटिव पोजीशन यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है, ना कि डायरेक्ट एड्रेस लोकेशन। तो इसकी जगह हम जो स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे वो होगा केवल 50। तो इससे होगा क्या कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर ऑलरेडी जो वैल्यू स्टोर्ड है, फॉर एग्जांपल 2000 स्टोर्ड है, तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर ये जो रिलेटिव हमने यहाँ पे एड्रेस दिया है वो प्रोग्राम काउंटर की प्रीवियस वैल्यू के अंदर ऐड होके अपने आप को अपडेट कर लेगा पीसी। तो इसके अंदर 2050 आ जाएगा। तो यहाँ से प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि 2000 वाली लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद में हमको 2050 वाली लाइन पर पहुंचना है और वहां पर जो भी स्टेटमेंट या फिर इंस्ट्रक्शन लिखा है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो शॉर्ट जंप के अंदर हम जो ऑपरेंड यूज करते हैं वो ऑपरेंड बेसिकली रिलेटिव एड्रेस है, ना कि डायरेक्ट एड्रेस। तो यहाँ पे जो भी हम एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर उस वैल्यू को ऐड करके प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो ये यूज यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट जंप के लिए है, एब्सोल्यूट और लॉन्ग जंप के लिए ये जो यूज है वो अलग है। जैसे कि अगर अपन लॉन्ग जंप का लें तो LJMP को जब अपन यूज करेंगे तो हमने अगर 2050 लोकेशन पर पहुंचना है एग्जीक्यूशन के दौरान और प्रोग्राम काउंटर की मान लो करंट वैल्यू जो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर्ड है वो 2000 है, मतलब 2000 मेमोरी लोकेशन पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और वहां पे अगर हमने LJMP और हमको 2050 पे पहुंचना है तो हमको यहाँ पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा 2050। तो इस केस में ये डिफरेंस है SJMP और LJMP के अंदर। अब दोनों में एक और चीज का डिफरेंस है वो ये है कि शॉर्ट जंप के अंदर हम जो मैक्सिमम जो जंप कर सकते हैं वो 128 बाइट की होती है और LJMP के अंदर 64 KB ऑफ मेमोरी या फिर मेरे को प्रोग्राम मेमोरी इसकी दी जा सकती है। इसके बाद देखते हैं अपन एब्सोल्यूट जंप के केस में। तो एब्सोल्यूट जंप के केस में एब्सोल्यूट जंप का सिंटेक्स है AJMP एड्रेस लोकेशन ऑफ 11 बिट्स। तो 11 बिट एड्रेस लोकेशन हमको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो एब्सोल्यूट जंप के अंदर जो प्रोग्राम मेमोरी की जो रेंज है जो हम जंप कर सकते हैं वो रेंज ऑफ प्रोग्राम मेमोरी वो होती है 2 KB। तो इन तीनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि एब्सोल्यूट जंप के अंदर जो प्रोग्राम मेमोरी की जंपिंग कैपेसिटी है वो 2 KB है। शॉर्ट जंप के अंदर बहुत ही कम है, 128 बाइट्स तक ही हम जंप कर सकते हैं और LJMP के अंदर मैक्सिमम 64 KB तक की प्रोग्राम मेमोरी हम जंप कर सकते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं LJMP का। तो ये हो गया अपने पास बेसिक जंप इंस्ट्रक्शंस जिनके अंदर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू परमानेंटली चेंज होती है। इसके बाद देखेंगे अपन कॉल इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू केवल टेम्पररीली चेंज होगी। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं एब्सोल्यूट कॉल। कॉल के अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है एब्सोल्यूट कॉल। थोड़ी सी ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे और लास्ट में डिस्क्रिप्शन के बारे में।
फर्स्ट ए कॉल को हम यूज किस तरह से करेंगे, ए कॉल एड्रेस लोकेशन ऑफ 11 बिट्स। तो इसमें होगा कि आपके पास जैसे जो भी हमने एड्रेस लोकेशन दी है उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। प्रोग्राम काउंटर में मान लो जो भी हमने स्पेसिफाई किया है, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें 2 ऐड करके हम प्रोग्राम काउंटर की न्यू वैल्यू तक जा रहे हैं और उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फैच करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अब हम क्या चाहते हैं, जो प्रोग्राम काउंटर हमने अभी अभी चेंज किया है, मतलब जो हमने प्रोग्राम का सीक्वेंस है, जो प्रोग्राम का सीक्वेंस था, तो सीक्वेंस के हिसाब से तो क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर हर बार ऑटोमेटिकली +1 करते हुए एग्जीक्यूट एक एक लाइन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस जो है एग्जीक्यूट होता है। लेकिन हमने एक कॉल यूज किया है तो हमें प्रोग्राम काउंटर के अंदर एक अनयूजुअल वैल्यू ऐड करी है, जिसके कारण जो अब एग्जीक्यूशन है वो एक नई लाइन पर जाएगा। इस जो जो नेचुरल सीक्वेंस है इसको ध्यान में नहीं रखते हुए फॉर एग्जांपल 2050 लोकेशन पे आ गए। अब ये जो 2050 लोकेशन है इसको हमको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमको प्रोग्राम काउंटर को केवल टेम्परेरीली चेंज करना है, परमानेंटली चेंज नहीं करना है। तो हमको एक बार पता चल गया कि जो हमने एक कॉल किया है, जो हमको सब रूटीन जो एग्जीक्यूट करना है वो फॉर एग्जांपल 2050 लोकेशन पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो प्रोग्राम अपना मेन प्रोग्राम है वो तो 2000 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2000 से अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और फॉर एग्जांपल 2002 पे अपन ने सब रूटीन कॉल किया है, ये वाला ए कॉल, जिसके अंदर एड्रेस लोकेशन दी हुई है 2050 की। अब 2050 लोकेशन पर ये हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमको प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू फिर से जो ओरिजिनल थी वो लानी है। लेकिन उसके लिए हमको ये 2050 कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रोल आएगा स्टैक पॉइंटर का। तो हमारा स्टैक पॉइंटर जो है, सबसे पहला काम तो क्या करना है, स्टैक पॉइंटर को 1 से इंक्रीमेंट करना है। फिर इस स्टैक पॉइंटर के अंदर स्टैक पॉइंटर जो है वो अपना 8 बिट का होता है, 8 बिट वैल्यू स्टोर करता है, और हमारा प्रोग्राम काउंटर जो है वो 16 बिट लेकर चलता है। तो 16 बिट में से जैसे अगर 16 बिट लेके चल रहा है तो PC 0 से लेके PC 15 तक यहाँ पे वैल्यूज होगी प्रोग्राम काउंटर की। तो PC 0 से लेके PC 0 से लेके 7 तक की वैल्यूज हम इस स्टैक पॉइंटर में स्टोर कर देंगे। फिर हमको बाकी के जो 8 बिट है प्रोग्राम काउंटर के वो भी सेव करना है, तो उसके लिए हम स्टैक पॉइंटर को एक बार और इंक्रीमेंट करेंगे और उस अगली पोजीशन पे हम स्टैक पॉइंटर के अंदर प्रोग्राम काउंटर के बाकी के जो 8 बिट्स है वो भी स्टोर कर देंगे, ठीक है। और फाइनली जाके क्या कर देंगे, हम प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो भी इसकी इनिशियल जो पेज एड्रेस था उसको हम उसमें फिर से रिस्टोर कर देंगे। तो यहाँ से हमने जो मेन पर्पस अचीव करना था, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हमको टेम्पोररीली चेंज करनी थी, तो वो हमने यहाँ से अचीव कर लिया किसके अंदर, ए कॉल के अंदर, ठीक है। अब जिस तरह से अपन ने AJMP के अंदर रेंज ऑफ प्रोग्राम कितना था, 2 KB था, उसी तरह से ए कॉल के अंदर भी जो रेंज ऑफ सब रूटीन कॉल होगा वो भी कितना होगा, 2K ऑफ दी प्रोग्राम मेमोरी। तो इसके डिस्क्रिप्शन में अपन लिखेंगे एब्सोल्यूट सबरूटीन कॉल विद इन 2K ऑफ प्रोग्राम मेमोरी तो ये तो हो गया किसके लिए, एब्सोल्यूट कॉल के लिए। इसी तरह से अगर अपन एल कॉल, तो एल कॉल के अंदर सबसे पहले तो एड्रेस 16 बिट का होना चाहिए। इसके बाद सेम चीज सेम प्रोसीजर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कॉल स्टेटमेंट कॉल इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो है वो टेम्परेरीली ही चेंज करनी है, तो सेम प्रोसीजर इसके लिए भी फॉलो होगा। बस फर्क ये है अपने पास कि इसके अंदर लॉन्ग सब रूटीन कॉल होगा, लॉन्ग सब रूटीन कॉल जिसकी रेंज होगी 64K ऑफ प्रोग्राम मेमोरी,
तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो मेनली जंप स्टेटमेंट पढ़ा है और कॉल स्टेटमेंट पढ़ा है। तो जंप एंड कॉल, जंप और कॉल के अंदर हमने 3 टाइप के जंप और कॉल पढ़े हैं, एब्सोल्यूट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, और कॉल के केस में भी ये सेम। तो ये सारी चीजें हमने, ये जो जंप स्टेटमेंट है, ये जो हमने जंप स्टेटमेंट पढ़े हैं, ये सारे के सारे अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट है, क्योंकि इनमें कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करी है हमने। जैसे ही अपना जो कंपाइलर है वो अगर जंप स्टेटमेंट एनकाउंटर करता है, फॉर एग्जांपल ए जंप एनकाउंटर करता है, तो वो सीधा सीधा उस मेमोरी लोकेशन पे पहुंच जाएगा जो भी मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई की गई है हमारे द्वारा। तो इनके अलावा अपने पास कुछ कंडीशनल जंप स्टेटमेंट भी होते हैं, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशनल जंप, फॉर एग्जांपल JZ REL, JNZ REL, JC REL, JNC REL and so on. तो JZ, as the name suggests, jump when zero flag is set. तो इस केस में अपने पास प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू अपडेट करनी है हमको, तो वो अपडेशन डिपेंड करेगा जो भी हमने यहाँ पे मेमोरी एड्रेस स्पेसिफाई किया, रिलेटिव मेमोरी एड्रेस जो भी हमने स्पेसिफाई किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2, ठीक है। तो अगर अच्छा, जीरो फ्लैग सेट कब होगा? जब एक्यूमुलेटर के अंदर जीरो वैल्यू स्टोर होगी। जब एक्यूमुलेटर के अंदर जीरो है तो उस केस में हमारा प्रोग्राम काउंटर जो है वो चेंज हो जाएगा, अपनी वैल्यू को चेंज कर देगा और जंप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज हो रही है, ये परमानेंट चेंज हो रहा है। इसी के डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे जंप इफ accumulator is 0। सेकेंड वाले केस में JNZ के लिए jump if accumulator is not equal to 0, then program counter value will be updated। तो डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे जंप इफ accumulator is not equal to 0। थर्ड वाला है JCREL, jump when carry, एंड JNC होगा jump when carry is not set, JC होगा jump when carry is set। तो if carry C is set means equal to 1, then program counter is updated। and JNC के लिए if carry is not set means not equal to 1, then program counter is changed permanently। तो यहाँ पे अपने पास कंडीशनल जंप स्टेटमेंट जो मेन है वो अपन ने कवर कर लिया। तो और भी सारे अपने पास जंप स्टेटमेंट्स है, फॉर एग्जांपल DJNZ, जहाँ पे अपन डिक्रीमेंट रजिस्टर को डिक्रीमेंट करके फिर जंप स्टेटमेंट करते हैं। एक है RET, तो RET डिस्कस कर लेते हैं। RET मेनली हम कहाँ यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारा मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम में हमने कॉल स्टेटमेंट यूज किया और हम पहुंच गए कहाँ पे? सब प्रोग्राम में या फिर किसी सब रूटीन में पहुंच गए। अब ये सब रूटीन को पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद में लास्ट में हमने RET यूज किया।
RET यूज करके हमारा जो मेन प्रोग्राम था, हम वापस जहां से हमने उस मेन प्रोग्राम को छोड़ा था वहीं से आपने वापस उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। तो ये पर्पस था हमारा कॉल का। और कॉल को यूज करके हमने जो सब रूटीन एग्जीक्यूट किया है उसके एंड में हम RET यूज करते हैं ताकि हम दोबारा से उस मेन प्रोग्राम में जा सके। तो इसके लिए अपन ने जैसे कि कॉल में पढ़ा था कि हमने प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को चेंज करके स्टैक पॉइंटर में स्टोर किया था। हमने क्या किया था, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को चेंज करके कहाँ स्टोर किया था, स्टैक पॉइंटर में स्टोर किया था। तो अब हम RET के अंदर वही स्टैक पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू स्टोर है ना, जो हमने इस एड्रेस लोकेशन की स्टोर करी थी, वो ही वापस से फेच करेंगे। तो होगा क्या, प्रोग्राम काउंटर अब फिर से प्रोग्राम काउंटर की जो MSB और जो LSB है, 16 बिट का होता है प्रोग्राम काउंटर। तो स्टैक पॉइंटर से एक एक करके हम दोनों को फेच कर लेंगे। पहले MSB फेच किया, फिर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को 1 से कम करी, क्योंकि हम ये पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसमें से वैल्यू को निकाल रहे हैं स्टैक पॉइंटर से। और फिर क्या किया हमने, प्रोग्राम काउंटर की जो LSB है उसको भी स्टैक पॉइंटर से अपन ने फेच कर दी, ठीक है। और वापस स्टैक पॉइंटर को क्या कर दिया, 1 से डिक्रीमेंट कर दिया। तो ये प्रोसेस होता है अपने पास जब हम RET यूज करते हैं किसी भी सब रूटीन के लास्ट में, ताकि हम वापस से मेन प्रोग्राम में एंटर हो सके। तो यही सेम प्रोसीजर होता है किसके लिए, RET 1 के लिए। RET 1 के लिए ये पूरा का पूरा सेम प्रोसीजर होता है। बस फर्क ये है कि RET हम यूज करते हैं रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन, किसी भी सब प्रोग्राम या सब रूटीन में से मेन प्रोग्राम में वापस रिटर्न करने के लिए। जबकि हम RET 1 यूज करते हैं फॉर रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट।